अस्सलाम वालेकुम। बुलेटिन में खुशामदीद। मैं हूँ शाहज़ेब अहमद और मैं हूँ इरम ज़ईम। अहम खबर शामिल करेंगे। NA-75 डस्का में रिपोलिंग से मुतालिक तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है। NA-75 डस्का में रिपोलिंग से मुतालिक तहरीक इंसाफ की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, और अब से कुछ देर पहले सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये फैसला महफूज किया गया था, जो कि अब सुना दिया गया है। दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया इसी है। पर मजीद बात करेंगे नुमाइंदा समा जुल्कनैन इकबाल से। जी जुल्कनैन, तफसील आगाह कीजिए कि NA-75 डस्का के हवाले से तहरीक इंसाफ को इलेक्शन कमीशन के बाद अब सुप्रीम कोर्ट से भी एक बड़ा धचका लगा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का NA-75 के पूरे हल्के में दोबारा पोलिंग का फैसला बरकरार रखते हुए तहरीक इंसाफ के अली अजद मलही की जो अपील है उसको खारिज कर दिया है। साथ ही साथ अदालत ने यह भी कहा है कि मुख्तसर फैसला हम अपना सुना रहे हैं, जो उसके तफसीली फैसला है वो बाद में जारी किया जाएगा। लेकिन आज ये समाअत हुई थी जिसमें अदालत का जो सबसे ज्यादा फोकस था वो जो 23 प्रिजाइडिंग अफसरान लापता हुए थे उनके ऊपर था। अदालत का कहना है कि ये एक ऐसी चीज थी कि जो पहले कभी माजी में हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि प्रिजाइडिंग अफसरान को इस तरह से लापता कर दिया जाए। जस्टिस उमर अता बंदियाल का यह भी कहना था कि वहीदा शाह के केस में एक प्रिजाइडिंग अफसर को थप्पड़ मारा गया था, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने अपने इख्तियारात का इस्तेमाल किया और पूरे इलेक्शन को धचका लगा था। उसी बुनियाद के ऊपर अदालत का कहना है कि इस कॉन्टेक्स्ट में भी हम इसको देखेंगे कि यहाँ 23 प्रिजाइडिंग अफसरान को इस तरह से उठा लिया गया, जो कि एक इंतखाबी अमल का अहम तरीन कंपोनेंट होते हैं। इन्हीं बुनियादों के ऊपर अदालत ने आज दलाइल सुन के फैसला महफूज किया था, जो अब सुना दिया गया है, जिसके मुताबिक NA-75 में पूरे हल्के में दोबारा पोलिंग होगी। ठीक है जुल्कनैन इकबाल, साथ ही रहिएगा। अभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। अजय भाई इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। इंशाल्लाह नून लीग को इस दफा दुगनी लीड से हम हराएंगे इंशाल्लाह ताला। हमारे कप्तान ने हमें सिखाया है कि हार नहीं माननी, हम हक और सच पे खड़े हैं। ये फैसले आए हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, हम तय दिल से सुप्रीम कोर्ट की इज्जत करते हैं, करते रहेंगे, मगर हम अपनी जंग, अपनी जमहूरी जंग जो है उसको हम जारी रखेंगे इंशाअल्लाह ताला। रिव्यू का इख्तियार हमारे पास है, ये अभी डिटेल ऑर्डर आएगा जी, उसमें फिर हम देखेंगे कि उनके रीजंस क्या उन्होंने बताए हैं कि जिसकी वजह से उन्होंने ऑर्डर करे। जी बिल्कुल, मैं इसको ये जरूर कहूंगा कि जी डिटेल ऑर्डर आ जाए तो उसके बाद मैं आपसे बेहतर इस पे कमेंट कर सकता हूं कि क्या वजूहात आई, क्या हम उनसे एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं वगैरह वगैरह। नहीं, अभी कोई टाइम नहीं आया, आई डोंट नो, टाइम नहीं। हाँ, मगर इलेक्शन डेट उन्होंने पोस्टपोन की थी, तो हो जाए जी, हो जाए, हमें कोई इतराज नहीं। 10 अप्रैल को कर दें, 10 अप्रैल को कर लें इंशाअल्लाह ताला। नहीं, ये भारी नहीं है, इलेक्शन का फैसला आना है। अवाम डस्का की फैसला करेगी कि किसने कौन जीता और कौन हारा इंशाअल्लाह। ये पहले भी हमने नहीं किया। प्लीज माइंड योर लैंग्वेज, प्लीज माइंड योर लैंग्वेज, आप गलत बात कर रहे हैं। हमने इसकी 25 दफा तरदीद की है, वन साइडेड होकर सवाल ना करें। हमने पहले भी ये बात नहीं की थी, और मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, कि इंशाअल्लाह ये 10 को कराएं, 20 को कराएं, 30 को कराएं, हम फिर इलेक्शन जीतेंगे। हमने 40 से 50 हजार वोट पिछली दफा से ज्यादा लिया, 2018 से ज्यादा इमरान खान ने लिया। हम तो पहले ही जीत चुके हैं, मुसीबत तो उनकी है। अब तो ये इलेक्शन कमीशन ने जो करना था वो कर लिया। जस्टिस साहिबान शुरू दिन से कह रहे थे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसलिए उसकी रिस्पेक्ट हमें करनी चाहिए। हम करते हैं, मजबूरी है, मजबूरन भी काम करने पड़ते हैं, मगर इंशाअल्लाह हम इलेक्शन जीतेंगे इंशाअल्लाह। देखिए, ये तो मुकदमा था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, तो आज मैं समझता हूँ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जीत हुई है इस केस में। फैसला हमारे खिलाफ ज़रूर आया है, लेकिन हम नून लीग की तरह, अपोजिशन की तरह अदारों को, हमारी काबिल एहतराम अदालतों को तनकीद का निशाना नहीं बनाएंगे। हमारे लिए हमारी अदालत सुप्रीम है,
हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले का एहतराम करते हैं, पहले भी किया है। जुडिशल कमीशन का फैसला आपके सामने है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कंटेनर लेके जीटी रोड पर नहीं निकल आए थे, मुझे क्यों निकाला। और आज भी सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया उसका एहतराम करते हैं। मुस्लिम लीग नून के साथ NA 75 में पूरा मैदान लगाएंगे और अवाम की अदालत में नून लीग की मंजी ठोक के दिखाएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू। अजरत मली मीडिया से बात कर रहे थे, उनकी जानिब से ये कहा गया कि हम हक और सच पर खड़े हैं, हम अपनी जंग जारी रखेंगे। अपील का हक बिल्कुल मौजूद है, लेकिन जब डिटेल ऑर्डर आ जाएगा उसके बाद फैसला करेंगे कि अपील करनी है कि नहीं करनी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि 10 अप्रैल को कर दें इलेक्शन, कोई मसला नहीं, हम ही जीतेंगे, डस्का की आवाम फैसला करेगी। उस्मान डार ने भी गुफ्तगू की, उनकी जानिब से ये कहा गया कि फैसला खिलाफ आया, लेकिन अपोजिशन की तरह इदारों को तनकीद का निशाना नहीं बनाएंगे, जो फैसला आया इसका एहतराम करते हैं। पाकिस्तान में आने वाले इलेक्शंस में कोई रिगिंग प्लान नहीं कर सकेगा। साथ ही मुबारकबाद देना चाहूंगी मैं NA 75 डस्का को, ये कामयाबी आपकी है। हर उस शख्स जो वोट कास्ट करना चाहता था, जिसको रोका गया, जो लोग जानों से गए, जिन्होंने मारे खाई, जिनको डराया गया, हरासा किया गया, ये आज आपकी जीत हुई, ये पाकिस्तान की जीत हुई, या मैं ये कहूँगी। और शुक्रिया अदा करना चाहूँगी पाकिस्तान के उन तमाम लोगों का जिन्होंने हमें दुआओं में याद रखा और जो चाहते थे ये फैसला आए कि दोबारा एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो पाकिस्तान में, और जिसको विटनेस करने जाएंगे अब हम सब दोबारा मिलकर। लीडरशिप, हमारी लीडरशिप जिसका बयानिया था वोट को इज्जत दो, जिसने मुझे ये सिखाया कि वोट पे पहरा भी दो, ये उनकी भी कामयाबी है। और मैं मीडिया की भी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इस पूरे सफर में हमारा साथ दिया। आज ये जो जीत है, मेरे पास कुछ ज्यादा अल्फाज नहीं है कहने के लिए, लेकिन देखती हूँ अपने मुल्क को तरक्की करते। की जानी चाहिए, बिल्कुल की जानी चाहिए। और अब ये कि लोगों को जो तंग किया गया, जो हरासा किया गया, मेरा ये मैसेज है अब कि ये काम अब दोबारा सोचा ना जाए। जिस डस्का के लिए मैं लड़ रही थी, मैं लड़ रही हूँ, मैं आइंदा भी लड़ूं और हक और सच की आवाज उठाती रहूं। बहुत शुक्रिया। ये बताएं कि 10 अप्रैल का जो इलेक्शन शेड्यूल था वो मुकर हुआ है, तो क्या आप समझती हैं कि उससे सियासी तौर के ऊपर आपको नुकसान पहुंचेगा? देखें जी, पहुंचेगा तो जरूर, लेकिन हम पूरा ध्यान रखेंगे, हम अपनी एप्लीकेशंस फॉरवर्ड करेंगे। वही बात, वी विल फाइट फॉर द राइट टिल द टाइम, इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। नौशीन इफ्तिखार भी मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। उन्होंने कहा कि यह पाकिस्तान की जीत है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन विटनेस करेंगे हम सब, लोगों को दोबारा हरासा ना किया जाए, ऐसा भी कहा नौशीन इफ्तिखार ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए। इससे कबल अजरत मली भी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट की इज्जत करते हैं, लेकिन जमहूरी जंग जारी रखेंगे, डस्का की आवाम फैसला करेगी कि कौन जीता है और कौन हारा है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा गुफ्तगू करते हुए कि ये 10 अप्रैल दोबारा इलेक्शन कराएं, हम दोबारा जीतेंगे। जबकि उस्मान डार भी गुफ्तगू कर रहे थे, उनका ये कहना था कि फैसला हमारे खिलाफ ज़रूर है, लेकिन हम अदालत को तनकीद का निशाना नहीं बनाएंगे। आपको बताएं NA 75 डस्का रीपोलिंग से मुतालिक तहरीक इंसाफ की दरखास्त मुस्तरद हो गई है। सुप्रीम कोर्ट का पूरे हल्के में दोबारा पोलिंग का हुक्म बरकरार है। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ की अपील खारिज कर दी है। कानूनी महाज पर तहरीक इंसाफ को एक बड़ा धचका जरूर लगा है। NA 75 डस्का में रीपोलिंग से मुतालिक तहरीक इंसाफ की दरखास्त मुस्तरद हो गई है। इसी के ऊपर तज्जिया भी ले लेते हैं। खालिद अजीम साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सर, किस तरह से देखते हैं आप इस फैसले को? देखें जी, ये इसको मैं ही समझता हूँ कि ये ज्यादा तो जो इंतजामिया है उसके खिलाफ ये फैसला है, जिसमें पुलिस भी शामिल है और सिविल ब्यूरोक्रेसी भी है, लेकिन ओवरऑल उसकी जो जिम्मेदारी है वो पंजाब हुकूमत की बनती है। तो इस तरह से मतलब ये फैसला देखा जाए तो उनके खिलाफ है, जिनके खिलाफ ये चार्जशीट ये है कि वो इंतखाबात को स्मूथ तरीके से कराने में जो इलेक्शन कमीशन की रिक्वायरमेंट थी उसके ऊपर पूरा नहीं उतरे, और इसके साथ साथ उनके खिलाफ उन अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भी कहा गया और उनको इलेक्शन कमीशन ने अपने हवाले से ब्लैक लिस्ट कर दिया। अलबत्ता चूंकि PTI इसका झंडा उठा के आई थी मैदान में, और उनका कहना यह था कि इलेक्शन कमीशन ने जो दोबारा रीपोल का पूरे हल्के में
फैसला दिया है वो दुरुस्त नहीं है और उसका कोई जवाब नहीं बनता। इस लिहाज से देखा जाए तो ये पीटीआई के लिए भी धचका बनता है। दोबारा उनको सारे के सारे इस प्रोसेस में जाना पड़ेगा इलेक्शन में, और ये हमें ज़हन में रखना चाहिए कि ये सीट जो है इसको मुस्लिम लीग नून का स्ट्रॉन्ग होल्ड समझा जाता है। बहुत बड़े मार्जिन से उनके उम्मीदवार जो जिनका इंतकाल हो चुका है, सैयद इफ्तार हुसैन शाह और साहिर शाह, जिनकी बेटी अब इस वक्त उम्मीदवार है, उन्होंने बहुत बड़े मार्जिन से 2018 के इलेक्शन में यहाँ से कामयाबी हासिल की थी। अगरचे उस वक्त पीटीआई के अंदर डिवाइड मौजूद थी और अब वो तमाम के तमाम लोग जो हैं वो सारे अनासर इकट्ठे हैं। इस लिहाज से ये एक टफ मुकाबला है। तो इस तरह से पीटीआई जो है वो उसकी जो एफर्ट वहाँ पे थी इस सीट को विन करने की और ये तासुर देने की कि पीटीआई अब जो है वो हावी आ रही है, मुस्लिम लीग नून की जो सियासत है वो खत्म हो रही है, उसका असर खत्म हो रहा है। तो वो तासुर देने के लिए इलेक्शन को विन करना उनके लिए जरूरी था। तो वो शायद उसको आपको थोड़ा झटका लगे और फिर जब रीपोल में आप जाते हैं तो फिर नए सिरे से सारा प्रोसेस जो है वो करना पड़ता है और नए सिरे से लोगों को जो है वो इंटेक्ट करना पड़ेगा। अब देखना ये है कि किस तरह से इलेक्शन कमीशन नए इक़दाम के जरिए उसमें वो माहौल रखे जिसमें जो कि जो गुज़श्ता 19 फरवरी वाला मामला है वो दोबारा रिपीट ना हो और वहाँ पे इलेक्शन स्मूथ हो, आज़ादाना हो, वहाँ पे तमाम लोग जो है वो बिला खौफ व खतर वहाँ जाके अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल कर सकें, रायदही का इस्तेमाल कर सकें। बिल्कुल खालिद साहब, अब यही देखना है कि दोबारा पोलिंग का अमल कैसा होता है। अदनान नालिद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अदनान साहब, आप कैसे देख रहे हैं दोबारा जो पोलिंग होगी वो किस तरीके से होगी, कैसी होगी? क्योंकि जो इंतखाबात स्मूथली नहीं हो सके थे उसके बाद ये जो फैसला है, खालिद साहब भी ऐसे ही कह रहे हैं कि ये एक इंतजामिया के खिलाफ भी एक फैसला है। जी, पीटीआई की साख को धचका लगा है और वजीर आज़म इमरान खान की हुकूमत को भी, कि उनका तो नारा था साफ चली, शफाफ चली, तहरीक इंसाफ चली, पीटीआई चली, तो ये साफ शफाफ इलेक्शन नहीं करा सके और इन्होंने सिर्फ एक सीट जीतने के लिए वहां पे जिस तरह इनके कारकुनों ने शहर में फायरिंग की, क्योंकि शहर में इनको खतरा था कि इनकी अक्सरियत नहीं होगी, तो इन्होंने डस्का कस्बे में फायरिंग करके लोगों को, मुखालफिन को वोट नहीं डालने दिया ताकि टर्न आउट कम रहे। ये बात उसी वक्त रिपोर्ट भी हो गई थी, तो उसका इन्हें नुकसान पहुंचा और फिर वो जो 10 प्रिजाइडिंग अफसर जो हैं और 16 जो कि आर्मी कहे और वो देर से पहुंचे, तो ये इस किस्म के पुराने जमाने के हथकंडे अब नहीं चल सकते। अब सोशल मीडिया का दौर है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर है, कैमरे की आंख, मोबाइल फोन की आंख सब कुछ जो महफूज कर लेती है। ये जो मुकामी लीडरों ने पुलिस की मदद से मिलकर ये गलत काम किया, उसका नतीजा इनको भुगतना पड़ रहा है, इनकी साख को भी नुकसान पहुंचा है। अगर ये इलेक्शन हार भी जाते तो क्या फर्क पड़ता, वो सीट तो पहले भी हारे हुए थे और इनकी वोट जो है बैंक उसमें तो इजाफा ही हो रहा था, वो कम मार्जिन से हार रहे थे ये, लेकिन इन्होंने इस तरह का काम करके अपने आप को नुकसान पहुंचाया। अब ये है कि देखें कि कहते थे फौज ना आए इलेक्शन कराने के लिए, फौज को तैनात ना किया जाए, तो जब फौज को तैनात ना किया गया तो ये नतीजा निकला कि पुलिस जो है, इंतजामिया, उसने हुकूमती उम्मीदवार को सपोर्ट किया और सारा इलेक्शन दोबारा कराना पड़ रहा है। तो अब ये तो सोचना चाहिए तमाम सियासी जमातों को कि अगर फौज नहीं आती, रेंजर्स नहीं आती, तब भी इलेक्शन कराना मुश्किल है, वो आ जाती है तो फिर ये उन पे इल्जाम लगाना शुरू कर देते हैं। एक मुश्किल सूरत हाल है। बहरहाल अब इनको डैमेज कंट्रोल करना पड़ेगा, इन्हें साफ शफाफ इलेक्शन इंश्योर करना पड़ेगा ताकि इनके ऊपर जो धब्बा लगा है उसको दूर किया जाए। साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। सर, बहुत शुक्रिया समा को वक्त देने का। किस तरह से आप देखते हैं इस फैसले को जो कि तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है और जो इलेक्शन कमीशन का फैसला था उसे बरकरार रखा गया है? इलेक्शन तो उन्होंने हारना ही था डस्का में। अब इतनी पहले इलेक्शन कमीशन में इतनी शिकस्त हुई और फिर अब सुप्रीम कोर्ट में इतने बुरे तरीके से नाकामी हुई है, तो सबक हासिल करना चाहिए पीटीआई को कि एक बाय इलेक्शन है, एक हल्के का बाय इलेक्शन है और वो भी उस जगह जहां पीएमएलएन स्ट्रॉन्ग होल्ड है उसका, पिछले 20-25-30 साल से पीएमएलएन जीतती आ रही है, तो उसको इतना मार्का बनाना, लाइफ एंड डेथ का मसला बना के वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत प्लान करके जिस तरह से वोट चोरी करने की कोशिश की गई थी,
तो जाहिर सी बात है ये शर्मिंदगी का बाइस है। हम बात करते हैं वेस्टर्न यूरोप वगैरह की, अगर वहाँ ये कुछ होता तो अभी वो सजाएं किसको मिली है? चीफ मिनिस्टर का क्या रोल था, आईजी का क्या रोल था, चीफ सेक्रेटरी का क्या रोल था, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स को किसने उठा के एक जगह लेके गए थे और एक जगह फिर पहुंचाया था और वोट टेम्परिंग की थी। ये सब एस्टैब्लिश होने के बाद तो मेरा ख्याल है इमरान खान को बुला के पूछना चाहिए कि अगर वो इन्वॉल्व नहीं थे कि ये कौन कर रहा था और क्यों कर रहा था, और क्या इतना बड़ा मसला हो गया था कि जिसमें पाकिस्तान की जमहूरियत को दाव पर लगा दिया था। मेरा अपना ख्याल ये है कि ये बहुत बड़ी फतह है और ये सिर्फ डस्का के हवाले से नहीं है, इसको फ्यूचर के इलेक्शंस में भी एक मेरा ख्याल है एक गाइडलाइन के तौर पर समझा जाएगा कि जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बीच में आके एक फैसला सुनाया है कि अवाम की ताकत से जीतना चाहिए किसी को भी, कि बाहर की कुव्वतें और इंटरफेरेंस करके और धांधली करके, जैसे 2018 के इलेक्शन में धांधली करके पीटीआई की पूरी हुकूमत बनवा दी गई थी, उससे कोई फायदा नहीं। बिल्कुल जुबैर साहब, अवाम की ताकत से जीतना चाहिए, लेकिन अजहर मली साहब अभी गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने कहा कि ये 10 अप्रैल को दोबारा इलेक्शन करा लें, हम फिर जीत जाएंगे। तो ठीक है, तो फिर जाए क्यों थे सुप्रीम कोर्ट? अगर 10 अप्रैल को इलेक्शन का जब इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस किया था तो फिर गए क्यों थे सुप्रीम कोर्ट? तो अगर आपको अवाम की ताकत पर भरोसा है तो आप अवाम की ताकत पर भरोसा करने के लिए आप वहाँ कैंपेन करते। आपने कैंपेन छोड़ के आप कोर्ट कचहरी के चक्कर काटना शुरू कर देते हैं, स्टे लेना शुरू कर देते हैं, जैसे फॉरेन फंडिंग केस में ली हुई है, जैसे वो जो डिप्टी स्पीकर साहब हैं वो नाअहल करार दे दिए गए हैं, वो उन्होंने स्टे लिया हुआ है। तो ये किस किस्म की हुकूमत है, ये किस किस्म की जमहूरियत है जिसमें लोग हार भी जाते हैं, डिक्लेयर भी हो जाते हैं और फिर भी आप कोर्ट से जाके स्टे लेने की कोशिश करते हैं। तो मैं तो ये नहीं कह रहा, मैं तो कह रहा हूँ कि अवाम को बिल्कुल फ्री और फेयर माहौल में वोट डालने की आज़ादी हो। वो अगर पीटीआई के लिए वोट डालना चाहते तो पीटीआई के लिए डालना चाहिए। अगर पीएमएलएन के लिए इंशाअल्लाह ताला हमें पूरी उम्मीद है कि पीएमएलएन इस चीज में जीतेगी, और पिछली दफा भी जीत रही थी। अगर वो जीत ना रही होती तो इतना बड़ा मंसूबा क्यों बनाया जाता? अगर पीटीआई को वोट की ताकत पर भरोसा होता तो वो फिर ये सारा प्लान करते ही ना जो उन्होंने किया, जिसकी वजह से इतनी एम्बैरेसमेंट हुई। और ये डायरेक्टली ठीक है मोहम्मद जुबैर साहब, अब 10 अप्रैल को जब दोबारा इलेक्शन होगा तो देखते हैं कि किसके हक में फैसला आता है। बहुत शुक्रिया, आपका पॉइंट हम तक आ गया। खालिद अजीम साहब, अदनान आदिल साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। और अब अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं कराची से, जहां औरंगी टाउन में 3 मंजिला इमारत गिर गई, 4 मजदूर जख्मी हो गए। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं हमारी नुमाइंदा जमजम सईद से। जमजम, बताइएगा रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंचा है? नाले पर जो है ऑपरेशन के दौरान 3 मंजिला इमारत गिर गई है। इमारत गिरने से 4 अफराद जो है मलबे तले दब गए थे। 3 अफराद को जो है बाहिफाजत निकाल दिया गया है। मामूली चोटें जो है वो बताई जा रही है। करीबी अस्पताल जो है उन्हें कतर हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। जबकि वाक़या औरंगी टाउन सेक्टर 9C में पेश आया है। केएमसी के ना तजुर्बेकार अमले की गफलत के बायस की 3 मंजिला इमारत गिरी है। 3 मंजिला इमारत को जो है अफराधी कुव्वत की मदद से तोड़ा जा रहा था। रेस्क्यू टीमें जो है वो जाए वक़्वा पर पहुंच गई हैं। मलबे से जो है एक मजदूर को निकालने की कोशिशें अब तक जारी हैं। जी ठीक है जमजम, आप इस वक्त वहाँ की सूरत हाल हमें बता रही हैं। औरंगी टाउन, यहाँ पर 3 मंजिला इमारत गिरी और इमारत गिरने से 4 मजदूर मलबे तले दब गए। 3 मजदूरों को निकाल लिया गया है, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। खबरों में आगे जानिए, इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दाखिला बंद। अब बात करते हैं कोरोना की तीसरी लहर के वार की। एक ही दिन में रिकॉर्ड 5234 नए कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए। मस्बत केसेस की शरह 10% से ज्यादा रही। एनसीओसी के मुताबिक मजीद 83 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। अमवात की मजमूई तादाद 14,615 हो गई है। मुल्क भर में एक्टिव केसेस 56,347 हैं। सरबराह एनसीओसी असद उमर ने अवाम से एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल की अपील कर दी। ट्विटर पैगाम में कहा, पूरा खित्ता कोरोना की शदीद लहर की लपेट में है। शहरी वबा के फैलाव को रोकने में किरदार अदा करें, मास्क पहने और पुरहजूम मकामात पर जाने से गुरेज करें।
लाहौर में कोरोना केसेस में खतरनाक हद तक इजाफा हो चुका है। 24 घंटे के दौरान 1400 से जायद केसेस की तस्दीक हुई है। लाहौर शहर के सरकारी और निजी अस्पतालों के 83% ICUs मरीजों से भर चुके हैं। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं दानियाल उमर से। दानियाल, काफी तशवीशनाक सूरत हाल है लाहौर में। जी बिल्कुल, लाहौर की तशवीशनाक सूरत हाल है, जो कि पंजाब में कोरोना वायरस के 2772 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिनके अंदर 1484 कोरोना केसेस लाहौर के हैं और लाहौर के सरकारी और निजी अस्पतालों के 83% ICUs मरीजों से भर गए हैं। इसी के साथ साथ अस्पतालों के 72% ऑक्सीजन बेड्स भी फुल हैं। लाहौर के 2 अस्पताल हैं जो कि बिल्कुल भर चुके हैं, जिनमें सर्विसेज अस्पताल शामिल है, जहां कोई भी ऑक्सीजन बेड खाली नहीं रहा, जबकि जनरल अस्पताल में सिर्फ 3 बेड्स बाकी बच गए हैं। इसी तरह कोरोना वायरस से मजीद जो 58 अफवात पंजाब में रिपोर्ट हुई हैं, उनमें से 27 का ताल्लुक लाहौर से है और लाहौर के अलावा जो 3 बड़े शहर हैं पंजाब के, जिनमें रावलपिंडी है, फैसलाबाद है और मुल्तान है, उनमें भी केसेस की तादाद बहुत ज्यादा आ रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट किया आपने दानियाल उमर। कोरोना वायरस की तीसरी लहर से बचाव के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अहम फैसला। अदालत ने मामूल के तमाम केसेस की समाअत 11 अप्रैल तक मौखर कर दी है। रजिस्ट्रार ऑफिस ने चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह की हिदायत पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक सिर्फ जमानत, हुक्म इम्तना, हंगामी नौयत के केसेस पर समाअत होगी। अहम नौयत के मुकदमा चीफ जस्टिस की मंजूरी से मुकर्रर किए जाएंगे। मियां चुनू में फैमिली कोर्ट के जज आसिफ बशीर कोरोना में मुब्तला हो गए हैं। अदालत को ताहुकुम सानी सील कर दिया गया है। बिल्कुल, आपको बताएं, मियां चनू में फैमिली कोर्ट के जज आसिफ बशीर कोरोना में मुब्तला हो गए हैं। अदालत को ताहुकुम सानी सील कर दिया गया है। जज की रिपोर्ट मुस्बत आने पर अदालत को सील किया गया है। आपको खबर दे रहे हैं मियां चनू से, जहां पर फैमिली कोर्ट के जज आसिफ बशीर कोरोना में मुब्तला हो चुके हैं और मुब्तला होने के बाद अब जज की रिपोर्ट मुस्बत आने के बाद अदालत को भी सील कर दिया गया है। अदालत को ताहुक्म सानी सील किया गया है। बाद में फैसला किया जाएगा कि कब दोबारा यहाँ पर समाअत शुरू होंगी, कार्रवाइयाँ शुरू होंगी अदालती। मियां चनू में फैमिली कोर्ट के जज आसिफ बशीर कोरोना में मुब्तला हो गए हैं, जबकि अदालत को ताहुक्म सानी सील कर दिया गया है। सेवन में कोरोना वबा के बायस हजरत लाल शहबाज कलंदर के मज़ार की बंदिश पर ज़ायरीन मुश्तइल हो गए। मरकजी दरवाज़ा तोड़ दिया और पुलिस एहलकारों पर पत्थरा बरसाए और अंदर दाखिल हो गए। मुश्तइल अफराद ने मज़ार के बाहर खड़ी 5 मोटरसाइकिलों को भी आग लगा दी। कोरोना वबा के पेश नज़र 6 अप्रैल तक मज़ार ज़ायरीन के लिए बंद किए थे। गुज़िश्ता रोज़ के वाक़े के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। खबरों में आगे देखिए बावली का मकाम। रमज़ान मुबारक में कोरोना वबा से बचाव के लिए सऊदी हुकाम ने 15 साल से कम उम्र के बच्चों का मस्जिद नबवी और उसके अहाते में दाखिला रोक दिया है। हम देखा पाकिस्तान में आपको दिखाते हैं जेहलम के किला रोहतास। पहाड़ों को काट कर बनाया गया ऐसा सीढ़ियों वाला कुआं, जहां से सलातीन के पूरे लश्कर पानी पिया करते थे। आबिद अली रिपोर्ट करेंगे। आपने कुएं तो बहुत देखे होंगे, लेकिन हम आपको एक ऐसा कुआं दिखाएंगे जिसमें से 10 नहीं, 20 नहीं, बल्कि सलातीन के पूरे लश्कर पानी पिया करते थे। पहाड़ों का सीना चीरकर बनाया जाने वाला किला रोहतास जिसकी मजबूत फसीलों के अंदर अलिफ की मानिंद बड़ा कुआं, जिसे सीढ़ियों ने बाउली बना दिया। ये कुआं किले में मौजूद हजारों फौजियों की आबी जरूरत पूरी करता था। रोहतास में 3 बावलियां हैं। एक जो सबसे पहले बनाई गई थी, जब उसकी तमीर शुरू की गई, वहाँ मजदूरों के लिए और कारीगरों के लिए उनकी पानी की या लंगर के पानी के लिए उसकी, तो उसको लंगर खानी बावली कहते हैं। ये बावली जो थी ये सिर्फ फ़ौज के लिए, जो वहाँ सिपाही मुतय्यन थे, क्योंकि उनकी बड़ी कसीर तादाद थी और खुसूसी तौर पर शेर शाह सूरी ने गखड़ों की सरकोबी के लिए उनको यहाँ ठहराया था। और इसकी जो ख़ास बात ये है कि एक तो ये टोटल जो है पत्थर को तराश कर बनाई गई, ये ऊपर से नीचे तक इसके अंदर पत्थर है। इसकी सीढ़ियाँ जो हैं वो 140 सीढ़ियाँ हैं और हर 15 सीढ़ियों के बाद इसके जो एक प्लेटफार्म सा बनाया गया है जो तकरीबन 20 फुट चौड़ा है, जहाँ पानी में नीचे जाने वाले लोग वापसी में जहाँ थोड़ा सा
सस्ता लें या थोड़ा सा आराम कर लें। सदियां गुजर गईं, लेकिन मौसम के वार इसकी मजबूत दीवारों को शिकस्त ना दे सके। इसके फने तामीर में मुख्तलिफ सकाफतों का अक्स नुमाया है। या किले तामीर हुए हैं या बौलियाँ हैं, तो ये जो है सेंट्रलिशियन स्टाइल जो है ना वो चला आ रहा है। और स्टिल्स जो है ना हम देखते हैं कि सेंट्रलिशियन जो इम्पैक्ट है वो हम अपने आर्ट में, आर्किटेक्चर में, अपने कल्चर में जो है ना वो ऑब्ज़र्व करते हैं। तो इनके चूँकि ये पत्थर का साइज़ जो है वो काफ़ी बड़े होते हैं और वेट में भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो ये शो करते हैं कि ये जो है इंजीनियरिंग में और आर्किटेक्चर में ये लोग काफ़ी महारत हासिल करते थे। ज़ेरे ज़मीन आबी निज़ाम के तहत पानी इस बाउली में पहुंचाया जाता था। सियाहों की गैर संजीदगी ने बड़ा रंग दिखाया, लेकिन इसका पानी तो आज भी साफ और शफाफ है। स्टीम का पानी जो है वो इसमें प्रोवाइड किया गया था और ये स्टीम जो है जो पानी के रिक्वायरमेंट थी उसको पूरा करती थी। ये बाउली जरनैली रोड पर फैली बेशुमार बाउलियों की सरदार है, जो शेरशाह सूरी की दूर अंदेशी और अस्करी हिकमत अमली की एक जिंदा मिसाल है। बिलावल भुट्टो के हल्का इंतखाब लाड़काना में सेहत की सहूलियात का बुरा हाल है। गुज़िश्ता रोज़ होने वाले बस हादसे के जख्मियों को सरकारी एम्बुलेंसेज ना मिली तो चिंगची, सुजुकी और दीगर गाड़ियों में अस्पताल पहुंचाया गया। गुज़िश्ता रोज़ लाड़काना शहर में जो अफसोसनाक वाक़या हुआ, बारातियों की बस जो हादसे का शिकार बनी, 10 अफराद जो है वो जाँ बहक हुए, 40 के करीब जो जख्मी हुए। अफसोसनाक सूरत हाल ये देखी कि उन जख्मियों को जो है वो चिंगची, लोडर, सुजुकी और पुलिस मोबाइल दीगर प्राइवेट गाड़ियों में जो है वो चाणक्य अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड पहुंचाया गया। पता नहीं कि ये सरकारी जो एम्बुलेंस है, चाणक्य अस्पताल बड़ा बालाई सिंध का अस्पताल है और सरकारी एम्बुलेंस ना पहुंची, नतीजे में प्राइवेट गाड़ियों में जख्मियों को जो है वो भर भर के जो है वो लाया गया चाणक्य अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में। इस वक्त जो है वो एम्बुलेंस सर्विस जो चाणक्य अस्पताल का ऑफिस है वहाँ पर मौजूद हूँ। यहाँ बताया गया है कि सिर्फ 8 जो करीब एम्बुलेंसेज हैं वो सही हालत में, ठीक हालत में काम कर रही हैं, जबकि यहाँ गाड़ियों का कब्रिस्तान बना हुआ है और 15 गाड़ियाँ जो एम्बुलेंसेज हैं सरकारी वो खराब हालत में, टूटी फूट का शिकार हैं और मुकम्मल तौर पर हमें तबाह नजर आ रही है। पता नहीं है सेहत महकमा सेहत की बजट जो अरबों रुपयों की है वो कहाँ जाती है। और ये बिलावल भुट्टो जरदारी का हल्का इंतखाब है और दावे किए जाते हैं कि यहाँ पर सेहत की सहूलियात है, पर हमने गुज़श्ता रोज़ देखा कि ना जो है वो जख्मियों को और लाशों को मुंतकिल करने के सरकारी एम्बुलेंस ना मिली और अस्पताल के अंदर भी जो है वो मरीज हमें तड़पते नजर आए और डॉक्टर और पैरामेडिकल अमले का भी जो है हमें फुकतान नजर आया। जी, नवीद लाड़क अपडेट कर रहे थे। मुस्लिम लीग फंक्शनल की रहनुमा नुसरत सहर अब्बासी ने लाड़काना के वाक़े को अंधोनाक करार दिया। समा से गुफ्तगू में कहा, बिलावल के फुप्पो ने एम्बुलेंस को लाशें उठाने से मना कर दिया है। अपील करती हूँ कि एम्बुलेंस नहीं दे सकते तो लाशें ले जाने के लिए गधा गाड़ी ही दे दो। मौसम की बात करेंगे। डायरेक्टर मेट सरदार सरफराज का कहना है कि शहर कायद में आज भी गर्मी की लहर बरकरार रहेगी। पारा 40 से 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। 4 अप्रैल से मौसम में बेहतरी आएगी। हीट वेव स्पेल चल रहा है, आज उसका चौथा रोज़ है। 30 मार्च से शुरू हुआ था और 30 मार्च से कल तक टेम्परेचर जो हम देखते रहे 40 और 41 से ऊपर इस रेंज में रहता रहा है। आज भी यही इम्कान लग रहा है क्योंकि पैटर्न वही है, तकरीबन नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट से शुमाल और शुमाल मशरक़ से हवाओं का बहाव है कराची की तरफ, तो उसके नतीजे में गर्मी ही रहेगी, गर्म और खुश्क मौसम रहेगा। और आज भी टेम्परेचर की रेंज 40 या 41 तक जा सकता है और आने वाली कल को भी 41 या 42 तक जा सकता है। तो ये 2 दिन मज़ीद हैं हीट वेव के। परसों से फिर उम्मीद है 4 अप्रैल से इंशाल्लाह इसमें बेहतरी आएगी क्योंकि सी ब्रीज सेटअप हो जाएगी, तो उसके नतीजे में ये टेम्परेचर माइल्ड हो जाएगा। माइल्ड से मुराद ये कि बिल्कुल नीचे नहीं आएगा, लेकिन 36-37 इस रेंज में रहना चाहिए 4 अप्रैल को, और फिर 5-6 को आगे फिर और इससे 1-8 डिग्री 2 डिग्री और कम हो जाएगा। फिल वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।